हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर टॉपिक का नाम है हमारा देश भारत। ये सेवन्थ चैप्टर है। इसके पहले हमने सिक्स्थ चैप्टर जियोग्राफी सिक्स क्लास के कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्रम में हम अगर देखें भारत, हमारा देश भारत, तो हमारे देश भारत के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि भारत कैसे विशेष है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है पूरे विश्व में, इसकी अक्षांश देशांतर रेखाओं से क्या अवस्थिति है, इस रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। इसके पूर्व इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ की कनेक्टिविटी बना लें कि जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं उससे हम कैसे इसको कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था सौरमंडल में पृथ्वी, हमने पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों में देखा था दिन रात की अवस्थितियाँ, या कहें उसमें क्या क्या परिवर्तन दिन रात कैसे आ रहे थे या कैसे बन रहे थे, हो रहे थे। साथ ही साथ फिर हमने देखा था परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो 4 ऋतुएं हमने देखी थी, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इसी क्रम में अब अगर हम अगला चैप्टर जो देखे थे वह था हमारा मानचित्र। जब मानचित्र में पढ़ा था तो हमने देखा था कि पृथ्वी की अवस्थिति कहाँ पर, उसमें देखा था कि हमारे भारत के मध्य से लगभग क्या गुजरती है, कर्क रेखा निकलती है। भारत पूरी तरीके से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही साथ हम जब भी अगला जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हमने देखा था कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और इन्हीं के तीनों के अंतरक्रिया से या इंटरेक्शन से जो नया परिमंडल बन रहा था वो था जैवमंडल। इसकी विशेषता देखे थे कि भारत में कैसे कैसे जैवमंडल है। जो अगला हमने चैप्टर पढ़ा था परिमंडल के बाद, या भारत के प्रमुख परिमंडल या पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बाद जो हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख स्थल रूप, या कहें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पड़े थे। तो प्रमुख स्थल रूपों में देखा था कि विश्व भर में काफ़ी भू आकृतिक उच्चावच देखे जाते हैं। मैदान, पहाड़ी, पर्वत, पठार, मैदान, गर्त देखे थे। अब इसी क्रम में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा भारत। आखिरकार हम जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारे उत्तर, या कहें भारत के उत्तर में एक संतरी के रूप में हिमालय कार्य कर रहे हैं। वहीं दक्षिण में एक जो सीमा बनाता है हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, जो कहें भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके पश्चिम में, भारत के पश्चिमी तटीय भाग में क्या है, अरब सागर है। वहीं पर पूर्वी तटीय भाग में बंगाल की खाड़ी है। अगर इसकी भौतिक और सांस्कृतिक या सामाजिक विविधता को देखें तो ये काफ़ी समृद्ध है, विविधता में काफ़ी समृद्ध है। साथ ही साथ जब इसके और भी क्षेत्रों में देखेंगे, जैसे इसकी अवस्थिति में इसके अक्षांश देशांतर को देखेंगे कि इसकी अक्षांशीय देशांतरी अवस्थिति क्या है। जब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे पर्वत या पठार हैं, जैसे उत्तर में हमें हिमालय मिल जाता है, मध्य में हमें मिल जाता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान मिल जाता है। थोड़ी और नीचे आते हैं या क्या मैदानी क्षेत्र के, उत्तर के मैदानी क्षेत्र के जब दक्षिण में आते हैं तो हमें प्रायद्वीपीय भारत मिल जाता है। ठीक है, जिसमें दक्कन का पठार आ जाता है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा का जो मैदान पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र वह हमें प्रायद्वीपीय भारत के नॉर्थ में मिलता है। वहीं पर अरावली पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, जो कि क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, रेसिडुअल पहाड़ियाँ हैं। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। आखिरकार इसकी विशेषताएं, ये सब क्या आती हैं, भारत की विशेषता के रूप में देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन देखा जाता है। और जब पूरे भारत को एक रूप में देखें, एक इकाई के रूप में देखते हैं तो हमें यह पता चलता है भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में देखा जाता है। आखिरकार हम इसको एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में वो एक जो महाद्वीप में कई देशों की जो विविधताएं होती हैं, भारत में ही वो सभी विविधताएं हमें मिलती हैं। जैसे धार्मिक सांस्कृतिक विविधता मिलती है, यहाँ पर सामाजिक विविधता मिलती है, यहाँ पर कई धर्म समाज के लोग रहते हैं, साथ ही साथ कई परंपराओं के लोग रहते हैं। ठीक है, वहीं पर हम अगर बात करते हैं इनके भू आकृतिक उच्चावच की विविधता देखते हैं, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है। ठीक है, शायद घाटियाँ हैं, जैसे पश्चिम का पठार हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, पूर्वी घाट की क्या विशेषता है। हमारे यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में है, जैसे थार का मरुस्थल हो गया जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र या कहें उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वहाँ से हमें देखने को मिलता है
रेगिस्तानी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं पर सिंधु, सतलज, झेलम जैसी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अगर पूरे भारत को एक विश्व के क्षेत्र या सापेक्ष देखेंगे तो हमें पता चलेगा भारत कई देशों से घिरा हुआ है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल। जैसे भूटान, नेपाल क्या हो जाते हैं, भारत और चाइना की बॉर्डर के बीच क्या करते हैं, बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सब विविधताओं को हम समग्रता से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो भौगोलिक जो विविधता है या भौगोलिक जो समृद्धि है भारत की, या कहें हम भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति और साथ ही साथ भारत में जो उच्चावच भू आकृतिक उच्चावच स्थित है, ये भारत के लिए कैसे लाभदायक है, आखिरकार ये भारत की सुरक्षा में कैसे कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ हम जो प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी की रीडिंग भी करते जाएं और एनसीईआरटी की भूमिका को समझने का प्रयास करें, क्योंकि एनसीईआरटी एक समग्रता के साथ हमें क्या करती है, किसी चीज़ को समझाने या समझने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा देश भारत। हमारा देश भारत का सेंस यही है कि हमारा भारत, हम भारत में रहते हैं। जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसकी प्रियम्बल की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, मतलब हमसे भारत है। हम जहाँ रहते हैं या कहें किसी भी देश की जो पहचान होती है वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ से इसको पहचानेंगे कि भारत के लोग कैसे विविध हैं, वहाँ के लोगों में क्या क्या विविधता है, खान पान में विविधता है, भाषा में विविधता है, रहन सहन में विविधता है। क्योंकि कल जैसा हम पढ़े थे, स्थल रूप के विविध होने से या स्थल रूप में विभिन्नता आने से या स्थल रूप में परिवर्तन के साथ ही हमारी अनुकूलता भी बदल जाती है, हमारे रहन सहन में भी बदलाव आ जाता है और साथ ही साथ खान पान में भी बदलाव आ जाता है। जैसे हम देखे थे कि लद्दाख के लोग जो थे, वहाँ के स्थलीय विविधता के कारण या स्थल रूप में परिवर्तन के कारण क्या था कि वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, मावेशी टाइप के लोग थे, या कहें जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, पश्मीना बकरी हो गई, मावेशियों का पालन करते थे। तथा वहीं पर उन्हीं के ऊपर क्या थी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिपेंड थी। साथ ही साथ जब हम केरल में देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये क्या पश्चिम तटीय भाग में स्थित है, या कहें भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। जब हम इसको देखते थे तो यहाँ पर पता चलता था ये क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर वर्षा बहुत होती है तो यहाँ पर कृषि कार्य भी संपन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। तो जिस चीज़ की संसाधन की उपलब्धता जिस जहाँ पर होती है, लोग उन्हीं संसाधन के अनुसार अपने रहन सहन या आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए जब हम भारत, हमारा भारत पढ़ेंगे तो इसमें हम अपने आप को सापेक्षिक रूप से रखते हुए समझेंगे। जैसे हम रहने वाले एमपी के हैं तो हम ये समझेंगे कि हम एमपी में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे अपने आप को महसूस करते हैं या कैसे अपने आप को बदलते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है एक क्या है, उष्ण क्षेत्र है, या कहें यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो उस सापेक्ष हमारा रहन सहन, खान पान, और ये एक हिंदी बोली क्षेत्र है तो हमारी भाषा, मातृभाषा एक हिंदी है। वहीं पर अगर दक्षिण भारत में चले जाएंगे, जैसे आंध्रा हो गया, तेलंगाना होगा, केरल हो गया, तो वहाँ मलयालम बोली जाएगी। तो लोगों की अवस्थिति के अनुसार या स्थल रूप के अनुसार या क्षेत्र परिवर्तन के साथ ही उनकी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इन चीज़ों को समग्रता से समझने के लिए आज हम चैप्टर के भूमिका को पढ़ेंगे और वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे। जैसा लिखा है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो भारत को ये देखा जाता है कि भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जैसे पहले क्रम में देखें तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का, रशिया होगा, कनाडा होगा, यूएसए हो गया, चाइना होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो 7वें नंबर का है वो है अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है, या भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ग्रहण करता है, ठीक है। भौगोलिक विस्तार में हम ये देखेंगे कि भारत की भौगोलिक विस्तार कहाँ से कैसा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे कि भारत के भौगोलिक विस्तार में देखते हैं तो भारत यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ पर कितने तक है, 36 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तर दक्षिण विस्तार देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर विस्तार में देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है, ठीक है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। जैसे हम भारत में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें
ऊपर उत्तर में हमें हिमालयी क्षेत्र मिलता है। ठीक है, ऊपर भारत के ऊपर क्या है, यहाँ पर जैसे कश्मीर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पामीर के गांठ मिलेंगे, तो इस तरफ हमें सुलेमान हो गया, हिंदू कुश जैसी पहाड़ियाँ या पर्वत मिलेंगे। और जब इसके पूर्व में आएंगे तो हिमालय मिलेगा। हिमालय के को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। जैसे बृहद हिमालय में हम देखते हैं काराकोरम या ट्रांस हिमालय को देखते हैं। अब जब इसमें देखेंगे हिमालय के और सारे भाग देखेंगे तो वहाँ पर हमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल और शिवालिक जैसी पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, जो सबसे निचला जो भाग होता है हिमालय का वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। ठीक है, उत्तर में जो हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। और जब जब भारत को देखते हैं कि उत्तर में क्या है, हिमालय है, और ये हमें कैसे सुरक्षा या कैसे हमें लाभ पहुंचाता है, जो हमें क्या करता है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना होगा, जो एक शत्रु देश के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे इनके साथ क्या है, इकोनॉमिक सहयोग है। लेकिन हम क्या देखते हैं, 1962 के युद्ध में देखते हैं, इंडो चाइना वॉर देखते हैं, तो वहां से क्या होता है, भारत चाइना को एक क्या देखते हैं, हम ऐसा एनिमी कंट्री देखते हैं या शत्रु देश के रूप में देखते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी हिमालय का करता है, उत्तर में चाइना से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उत्तर में जो हिमालय से ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर अरब सागर मिलता है। पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी मिलती है। ठीक है, तथा दक्षिण में हमें हिंद महासागर दिखाई देता है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के तटों से लहराते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है, यहाँ पे गुजरात के तट से स्टार्ट होके यहाँ पर गंगा जो डेल्टा है, यहाँ तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। एक्सक्यूज मी। आज गला बहुत सूख रहा है। भारत का क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कितना क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या इसी को कहते हैं 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4% है। अगर पूरे विश्व को 100% मान लें तो उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल है सिर्फ और सिर्फ कितना, 2.4% है। लेकिन जब वहीं पर अगर हम भारत में देखते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या तो विश्व की क्या है, 18% या 18% अप टू 19% तक क्या करती है, पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। या कहें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत, जो कि चाइना के बाद दूसरा, चाइना में फर्स्ट। लेकिन आज के या कहें 2021-22 में जो जनगणना होगी, 11 के बाद क्या हुई थी, 2011 के बाद कब होनी थी, 2011 में हुई थी। 2011 के बाद अगर 10 और वर्ष जोड़ेंगे तो उसके बाद कब होगी, 2021 में। तो उसके अनुसार अगर जनगणना को देखें तो कहीं ना कहीं भारत चाइना से भी आगे निकल जाएगा, या कहीं विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन सकता है या बनने वाला ही होगा। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखा जाता है। अगर हम उत्तर में क्या करें, कश्मीर से लेकर दक्षिण में केप कैमरून या कन्याकुमारी तक देखें तो इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर के आसपास देखा जाता है। ठीक है, 3233 किलोमीटर, या टोटल कितना होता है, 3233 किलोमीटर कहते हैं, या लंबसम अप्रोक्सीमेटली कितना है इसका विस्तार, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, तथा पूर्व में अरुणाचल, यहाँ पर किबूथी एक क्षेत्र पड़ता है जो कहलाता है पूर्व भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कहलाता है। वहाँ से लेके यहाँ पर गुजरात के गौर माता या गाहिर माथा कहलाता है, गाहिर गौर मोती भी कहलाता है, कई नामों से इसको बोलते हैं, थोड़ा सा लोगों में बोलने का तरीका अलग अलग है। तो वहाँ पर गाहिर माथा भी बोलते हैं, गौर मोती भी बोलते हैं। तो गुजरात के गौर माता या कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबूथी के बीच कितना विस्तार है इसका, 2900 किलोमीटर, या कह दें 2914 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना मिलता है, 2914 किलोमीटर देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली आप डेटा याद कर सकते हैं कितना, 2900 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें उत्तर दक्षिण विस्तार हमें देखने को मिलता है 3200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और करेक्ट देखें तो 3233 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान। अगर हम इसके भौगोलिक विविधता को देखें या भौतिक
परिप्रेक्ष्य को देखें भारत के, तो यहाँ पर क्या उत्तर में हिमालय है, ठीक है। पूर्व में इसके क्या है, उत्तर पूर्व में हमें मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके उत्तर में क्या देखने को मिलता है, उत्तर में हमें देखने को मिलता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यम का क्या मिलता है, नदियों का मैदानी क्षेत्र मिलता है। इसके दक्षिण में हमें मिलता है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, और पठारी क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर विंध्यन रेंज भी देखने को मिलती है, सतपुड़ा रेंज मिलती है, सह्याद्री रेंजेस मिलते हैं, अरावली अवशिष्ट पहाड़ियाँ या रेसिडुअल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो गारो, खासी, जयंतिया जैसी हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, नागा पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर भारत के पश्चिमी तटीय भाग में जाते हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट देखने को मिलता है, जो कि विविध क्या है, बायोडाइवर्सिटी के रूप में काफ़ी ज़्यादा विविध है या काफ़ी संपन्न है। वहीं पर पूर्वी तटीय भाग को देखते हैं, जिसको पूर्वी घाट भी के रूप में भी देखते हैं। तो इन दोनों की भी विशेषता देखेंगे हम, ठीक है। मरुस्थलीय उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय समूह। अगर इनके द्वीपों की बात करें तो अरब सागर में हमें लक्षद्वीप समूह मिलता है, ठीक है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी में हमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में देखने को मिलता है पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, मरुस्थल, ये सब देखने को मिलते हैं स्थल रूप के रूप में। साथ ही साथ हमें यहाँ पर द्वीप समूह में देखते हैं। जो प्रमुख रूप से द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है, और साथ ही साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन्य जीव एवं वनस्पति में भी काफ़ी विविधता है, जो कि वेस्टर्न घाट क्या है, वनस्पतिक रूप से या कहें जीव जंतुओं के रूप में काफ़ी समृद्ध है। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट का रीजन भी क्या है, काफ़ी विविधतापूर्ण है, या कहें वनस्पतिक वन्य जीवों में काफ़ी संपन्न है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें भाषा या संस्कृति में विविधता मिलती है। जैसे भारत में तो एक कहावत फेमस है, कोश कोश में पानी बदले, कोश कोश में भाषा। जैसे ही हम कुछ दूर पे जाते हैं तो हमें पानी का टेस्ट बदल जाता है, साथ ही साथ हमें यहाँ के लोगों की बोलने की टोन में भी परिवर्तन आ जाता है, या कहें बोली में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारी विभिन्नता या विविधता को दर्शाता है। ये विभिन्नता होती है, साथ विभिन्नता और विविधता में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। विविधता को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, विभिन्नता क्या हो सकती है, एक नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है। विभिन्नता ऐसे कि कोई संपन्न क्षेत्र है, कोई ज़्यादा संपन्न नहीं है, या ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है, तो उस रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसी भी विविधता है जहाँ पर क्या कई ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी विकसित हैं, विकसित क्षेत्र हैं। वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट देखें या हमारे नॉर्दर्न हिमालयस रीजन को देखें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये ज़्यादा डेवलप रीजन नहीं है। वहीं पर दक्षिण भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, इन सब क्षेत्रों में जाएंगे तो ये क्या है, इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये सब भी हमें देखना है। आखिरकार हम इतने विविधतापूर्ण होते हुए भी क्या है, एकता में है, और यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता भी है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे कि जब पुनर्जागरण या कहें राष्ट्रवाद का उभार हुआ था यूरोप में, तब राष्ट्रवाद को ऐसा क्या माना जाता था, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक भाषा बोलने वाले, एक धर्म के लोग या एक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वही क्या है, राष्ट्रवादी हैं। मतलब एक भाषा, एक परंपरा को फॉलो करने वाले या उसको प्रमोट करने वाले हैं क्या, राष्ट्रवाद। लेकिन हम यहाँ देखते हैं भारत में क्या है, यहाँ पर परंपराएं भी विविध होने के बाद भी, या कहें धर्म विविध होने के बाद भी क्या है, लोग राष्ट्रवाद है या कहें भारत की राष्ट्रीयता को प्रमोट करते हैं, या भारत को ऐसा राष्ट्रवादी मानते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी लगभग कितने से ज़्यादा हो सकती है, 120 करोड़ प्लस हो चुके हैं, कहीं इससे ज़्यादा ही हो गए, ठीक है, चुके हैं। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, या कहें जल्द ही ये क्या हो सकता है, चीन को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन इसमें हमें क्या ज़्यादा अपने आप को खुश या कहें प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो देश की भू आकृतिक विस्तार होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, या कहें उतना ही रहेगा। हमारी जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए, साथ ही साथ संसाधन दिन पर दिन क्या होते हैं, घटते ही जा रहे हैं। और उन संसाधनों में अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या के अनुरूप हम विकसित नहीं कर पाएंगे या संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंटरनल क्राइसिस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को मैनेज करने की आवश्यकता है कि हम जनसंख्या को क्या करें, रेशनल करें, या कहें
परिवार नियोजन के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में भी बात करेंगे। ये ज्योग्राफी के बाकी क्लासेस की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उस चीज़ को भी समझेंगे। जब सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि आखिरकार सेटलमेंट्स क्या होते हैं, सेटलमेंट्स का विस्तार कैसे होता है, किस क्षेत्र में कैसा सेटलमेंट होता है, तो आखिरकार जनसंख्या के प्रमोशन में कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि अगर जनसंख्या के प्रमोशन में देखें तो कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि पहले के लोग क्या होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते थे क्योंकि उनको इस बात का डर होता था कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी सुरक्षा या हमारे देख रेख के लिए क्या हो, कोई ना कोई हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, बेसिकली बच्चे क्या होते थे, एक उम्र के बाद उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हेल्थ सिक्योरिटी ना होने की वजह से। तो वो सब चीज़ें हम बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जनसंख्या का एकाएक बढ़ना या ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए खुशी की बात नहीं, या कहें प्राउड करने की बात नहीं है। हमें इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, या कहें हम इसको ऐसी जनसंख्या हो जो कि क्या हो, कौशलपूर्ण हो। ठीक है, और भारत में जैसी जनसंख्या देखी जाती है, न तो ये ज़्यादा कौशलपूर्ण है, न ज़्यादा ही ये क्या है, टेक्निकल है। क्योंकि जब भी हमें क्या होता है, किसी रोजगार की जरूरत होती है तो हमें क्या मिलते हैं, अकौशल या क्या कम कौशलपूर्ण लोग मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक जो सेगमेंट होता है या कहें एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जनसंख्या से रिलेटेड, उसको आपको रिलेट करने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत की स्थिति को देखें, एक मिनट हम पॉलिटिकल मैप खोल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, दक्षिण में हमारा जो सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, हमारा दक्षिणी सबसे अक्षांश पड़ता है। एक मिनट हम मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी याद रखना है, नॉर्थ में। ठीक है, तो हमारा कितना पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा आगे विस्तार है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, और वो भी नॉर्थ। तो अगर उत्तर दक्षिण के विस्तार को देखें तो हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, अगर हम पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखें, पश्चिम से लेकर पूर्व का इसका विस्तार देखें, ठीक है, तो ये कितना है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी पूर्वी देशांतर है, या कहें भारत हमारा पूरी तरीके से कहाँ पर अवस्थित है, इसकी अवस्थिति क्या है, लोकेशनल सेटिंग क्या है, लोकेशनल पोजीशन क्या है इसकी, हमारा ये क्या है, भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध और साथ ही साथ पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार देखा जाता है। ठीक है, अगर इसके उत्तर दक्षिण विस्तार को देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर इसका विस्तार देखें तो ये कितना है, 3200 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार देखते हैं, पूर्व से पश्चिम विस्तार देखते हैं तो ये हमें कितने देखने को मिलता है, 2900 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपको फैक्ट्स याद भी करने हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, वहीं पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, अगर इसके उत्तर में देखें तो हमें क्या मिलता है, एक संतरी के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है, जो कि एक सूर्यजल की तरह भारत की सुरक्षा करता है, किससे, चाइना से, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाकिस्तान से भी या अफगानिस्तान से। जब हम इसको यहाँ पर इसका यहाँ पर टर्न हो जाता है, यहीं पर इसके पश्चिम तटीय भाग में हमें पश्चिमी घाट मिलता है, वहीं पर पूर्वी तटीय भाग में हमें पूर्वी घाट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र मिलता है। ठीक है, रेगिस्तान भी हमें क्या करता है, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये तो एक मैदानी क्षेत्र है, लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी दूर दूर तक ऐसे संसाधन नहीं है जिसको क्या कर सके मानव इतनी दूर यात्रा बिना संसाधनों के कर सके, जैसे पानी हो गया। ठीक है, और प्रॉपरली यहाँ पर क्या है, परिवहन जैसी सुविधाएं ना होने से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पाकिस्तान का यहाँ पर इंक्लूजन करना या कहें यहाँ से किसी तरह की घुसपैठ करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा में एक प्रकार से सहायक है। ठीक है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है गुजरात में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या मिलता है,
अरुणाचल प्रदेश में घाटियां मिलते हैं, गारो खासी जयंतियां यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत में हमें यहाँ पर डेक्कन का प्लेट्यू मिलता है। ठीक है, क्या है? डेक्कन का प्लेट्यू। अब इसको ये सब चीजें आपको फिजिकल मैप में दिखा देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद करना है कि इसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार भारत का कैसा और कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम भारत के उत्तर में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हिमालय मिलता है। अगर हिमालय को अगर इसके श्रेणियों में बांट कर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल और शिवालिक जैसी श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक जैसी हमें श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतियां मिलती है। यहाँ पर नामचा बरवा या मिशमी हिल्स देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर हमें क्या है? राजस्थान या कहें दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में हमें अरावली रेंजेस देखने को मिलती है। दक्षिण वेस्टर्न पार्ट पे जाते हैं, वेस्टर्न घाट में जाते हैं तो वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। यहाँ पर पूर्वी तटीय भाग में ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन देखने को मिलता है, पूर्वी घाट तटीय क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर वेस्टर्न या कहें हमारे यहाँ पर क्या सह्याद्री या डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। इसके उत्तर में सतपुरा विंध्यन का क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है? हिमालय के जो सबसे निम्न हिमालय है या कहें शिवालिक रेंज से नीचे, और विंध्यन और सतपुरा के ऊपर जो मध्य क्षेत्र पड़ता है वो हमें क्या मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? हमारा भौतिक विभाजन देखने को मिलता है। ठीक, भारत का उत्तरी गोलार्ध, भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा क्या होता है? इसकी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? भारत के लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटने के साथ साथ ये क्या करती है? कर्क रेखा भारत के को जो कर्क रेखा के उत्तर में रीजन है वो कैसा हो जाता है? उपोष्ण कटिबंध हो जाता है। और साथ ही साथ जब कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र वाले रीजन को देखते हैं तो वो किस में हो जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो जाता है। अगर भारत के एक इकाई के रूप में देखें कि इसका संपूर्ण इसकी जलवायु कैसी है, इसकी मौसमी जलवायु देखने को मिलती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अक्षांशों के बीच है, पश्चिम से लेकर पूर्व में इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर इसका कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार देखा जाता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? ये चीज आपको बता दी कि अगर हम भारत को गोलार्धों में बांटते हैं, ठीक है, तो भारत की जो अवस्थिति है ये पूर्वी गोलार्ध में हमें देखने को मिलेगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ पर 2 छोर स्थित है। तो अगर यहाँ पर विस्तार इसके पश्चिमी और पूर्वी विस्तार को देखें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने डिग्री का डिफरेंस मिलता है? जैसे हम इसको मैथमेटिकली देख लें, 97 डिग्री से लेकर हमारा 68 डिग्री को देखें तो यहाँ पर 5 और 2, ठीक है, 25 डिग्री या अप्रॉक्सीमेटली 97 डिग्री का हमें देखने का मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या, और इसकी अगर हम मानक यामोत्तर रेखा को देखें, भारत की मानक यामोत्तर को देखें तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? 82.5 डिग्री देखने को मिलती है, 82.5 डिग्री देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि ईस्ट है। और ये क्या करती है? भारत को 2 गोलार्ध, अगर पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में अगर देखें, जो पश्चिमी और पूर्वी विस्तार है भारत का, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है क्योंकि ये भारत के मध्य से गुजरती है। तो जब ये 2 भागों में बांटती है तो अगर यहाँ पर पूर्व में देखें तो अरुणाचल प्रदेश उतनी ही दूरी पर लगभग पड़ता है जितना कि हमारा गुजरात का रण क्षेत्र पड़ता है। तो ये हमारे भारत का 82.5 डिग्री क्या करता है? ऐसे मानक यामोत्तर की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच हमें यह पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलता है क्योंकि हमारे कितना लगभग 29 डिग्री का अप्रॉक्सीमेटली 20, अगर यहाँ पर 25 मिनट को लेकर यहाँ पर 7 मिनट को लेकर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 29 मिनट हमें देखने को मिलेगा, 29 डिग्री का विस्तार देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि 30 डिग्री या कहें 30 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि 15 डिग्री क्या होता है? 1 आवर के बराबर होता है। तो 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 2 आवर के बराबर हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन देखा जाता है। ठीक है, जैसे हम पिछले चैप्टर में बताए थे, अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आई तो हम बता देते हैं दोबारा।
जैसे हम देखे थे जब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख रहे थे, ग्लोब अक्षांश और देशांतर देख रहे थे, तो उस चैप्टर में बताए थे कि 24 आवर इक्वल टू कितना बताया था, 360 डिग्री। ठीक है, अगर 1 आवर इक्वल टू निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे। जब 24 करेंगे 12 से डिवाइड करो, 12 टू सा और 12 थ्री सा 0 हो जाएगा, तो 1 आवर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 आवर वाला इक्वल टू देखना है तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जबकि अप्रॉक्सीमेटली हमें कितना विस्तार देखने को मिलता है भारत के पूर्वी और पश्चिम में, 29 डिग्री का, और 29 अप्रॉक्सीमेशन मान लेंगे कितने, 30 डिग्री के बराबर। तो कितना हमें समय का अंतर देखने को मिल जाएगा, 2 आवर का अंतर देखने को मिल जाएगा, या 2 घंटे का अंतर देखने को, पूर्व से पश्चिम में हमें कितने घंटे का अंतर समय अंतराल देखने को मिल जाएगा, 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिल जाएगा। आपको इसलिए कहा है कि जितने भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उनको आप जाकर वापस देखिए, जो नहीं समझ में आया वहाँ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम नेक्स्ट बुक भी शुरू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बुक शुरू करनी ही है, जब हम करेंगे तो जो हमारे जो 6th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरे बुक को या कहें पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस को आपको देखने का टारगेट रखना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हम देखते थे, ये यहाँ पर देखे थे 1 आवर इक्वल टू कितना था, 15 डिग्री। इसी प्रकार 1 डिग्री इक्वल टू कितना देखे थे, 4 मिनट का देखे थे। ठीक है, तो क्या होता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, ये भी देखे थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर देखा जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। ऐसा क्यों? जब हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा, पृथ्वी की प्रमुख गतियां, तो प्रमुख गतियों में हमने देखा था कि पृथ्वी का कैसा घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है तो हमें सूर्य पहले कहाँ पर दिखेगा, पूर्व में दिखेगा। इसलिए सूर्य हमें क्या होता है, जब यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं पश्चिम से पूर्व भारत के समय अंतराल कितना देखने को मिलता है, 2 घंटे का देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा कि सूर्य क्या है, पूर्व में 2 घंटे पहले पश्चिम की अपेक्षा देखने को उगते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, और भारत में जो मानक याम उत्तर है कितना माना था, 82.5 डिग्री माना जाता है, जो कि भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और ये क्या करती है, दोनों ही भागों में या 2 घंटों का जो अंतराल है उसको 1-1 घंटों के अंतराल में बांट देती है। या क्या है, भारत के सभी क्षेत्रों के लिए यह क्या है, समय अंतराल क्या है, भारत का मानक समय देशांतर जो है एक अनुकूल अवस्थिति पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। ठीक है, भारत के बॉर्डर कंट्रीज देखते हैं। ठीक है, इसमें है, इस चीज़ को समझिए। ये हमारे जो पड़ोसी देश है, ठीक है, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। जैसे पाकिस्तान क्या है, पूरी तरीके से नल्ला है, खाली बैठा रहता है, खुद को खाने के नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े में आगे। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा बॉर्डर कंट्री पड़ता है वो कौन सा है, पाकिस्तान है। तिब्बत हमारा, चाइना या तिब्बत, पहले तो तिब्बत अलग कंट्री था, चाइना अलग था, लेकिन क्या है बाद में एक ही हो गए या क्या है, मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो चाइना हमारे नॉर्थ में पड़ता है। नेपाल ऐसा बफर जोन या बफर स्टेट का काम करता है। भूटान भी एक क्या करता है, बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ पर बांग्लादेश ऐसा क्या हमारा बॉर्डर कंट्री है। यहाँ पर म्यांमार हो गया एक बॉर्डर कंट्री। ठीक है, श्रीलंका को भी ऐसा तटीय या कहें सागरी पड़ोसी देश के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान की भी क्या है, भारत की सीमा लगती है, लेकिन ये क्या क्षेत्र पीओके में आ जाता है इस वजह से। लेकिन हम क्या मानते हैं, भारत जो है पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन वह हिस्सा किसका है, भारत का है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, अफगानिस्तान की भी सीमा किससे लगती है, भारत से लगती है। कभी कभी वनडे एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में सिक्वेंस पूछ लिया जाता है, या कहें सीमा के अनुसार किस देश की सीमा किससे ज़्यादा लगती है, ये पूछ लिया जाता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं और या इस चीज़ को याद करने का प्रयास करते हैं, कैसे आसान हो जाएगा ये याद करना। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, 55 में MBA 55 MBA। ठीक है, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। सभी जितने 7 देश हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनके साथ किसकी सीमा किससे सबसे ज़्यादा कैसे लगती है, सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है।
सबसे बड़ी हमारी, ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज किस देश की है भारत के साथ? बांग्लादेश की है। फिर किसकी लगती है? चाइना की, ठीक है। फिर नल्ला पाकिस्तान, फिर आ जाता है हमारा नेपाल ऐसा बफर स्टेट, ठीक है। ये भी आजकल नल्ला हो रहा है, कहीं चाइना के पीछे भागते रहता है। साथ ही साथ अगर हम बाकी भी देखें तो यहाँ पर चार कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो बचपन एमबीए इस ट्रिक से याद कर लेंगे सीक्वेंस में कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसकी लगती है? बांग्लादेश की, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। फिर एमबीए में देखें तो म्यांमार हो जाता है। फिर यहाँ पर बी से हो जाता है भूटान। और सबसे छोटी जो बॉर्डर कंट्री है भारत की वो क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस तरह आप ये ट्रिक में भी चीज़ों को याद कर सकते हैं क्योंकि इस तरह पूछा जाता है। अब अगर भारत को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या कहीं सुविधा के अनुसार क्या किया है, भारत को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट के रूप में देखा जाता था, तो पहले क्या था? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में क्या? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस चीज को लिख लीजिए, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत में विभाजन कैसा है? 28 राज्य क्या है? 28 स्टेट्स हैं और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं या क्या यूटीज हैं, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये डिफरेंस होता है। स्टेट क्या होता है? जैसे कि हम मानते हैं, जानते ही हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा होगा, भारतीय संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा भारत क्या है? एक संघात्मक देश है। यूनियन कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर, कई लोग इसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से ना तो यह फेडरल है ना तो संघीय, मतलब यह कह सकते हैं कि एकात्मक है। तो इसलिए क्वासी फेडरल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र है काफ़ी मजबूत है एज रेस्पेक्ट टू स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? स्टेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। 8 राज्य हैं, वो 28 राज्य हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज को देखें तो यहाँ पर दिल्ली एक हो जाता है, सॉरी यहाँ पर नहीं है दिल्ली, ऊपर है उत्तर, ये है दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली हो गया। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया। पुडुचेरी हो गया। आप पुडुचेरी में एक और विशेषता देखेंगे, इसको चलिए बाद में बताते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। लक्षद्वीप हो गया, दमन एवं दीप, दादर एवं नगर हवेली। पहले ये अलग अलग थे लेकिन अब इनको सबको मर्ज कर दिया गया है। दादर एवं नगर हवेली, साथ ही साथ दमन एवं दीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, ठीक है। ये सभी हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केंद्र का सीधे प्रशासन होता है या कहें केंद्र का कंट्रोल यूनियन टेरिटरीज पे ज़्यादा होता है एज रेस्पेक्ट टू स्टेट्स। स्टेट की क्या होती है? एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, वो यहाँ का क्या करती है? प्रशासन संभालती है। इस प्रकार से प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं? भारत को 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम जो आपको यमन पुडुचेरी का बता रहे थे, तो पुडुचेरी 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2 नहीं, ये 3 ही है, एक ये माहे हो जाता है, ठीक है। 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। वो कौन कौन से हैं? इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आंध्र प्रदेश में या क्या एपी में कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तमिलनाडु में हो गया और केरला में हो गया। तो इन 3 स्टेट्स में क्या है? भारत का वो पुडुचेरी का क्या कहें, पांडिचेरी का क्या मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। अगर ये देखें कि आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का कौन सा क्षेत्र है? ये कहलाता है यनम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यनम है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कराईकल है और पुडुचेरी है। कौन सा है? कराईकल और पुडुचेरी। अगर आंध्र प्रदेश केरला की बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ जाता है? माहे। तो आप इसको ऐसे याद करें क्योंकि ये पूछा जाता है और कई बार पीसीएस एग्जाम्स में स्टेटमेंट सीधे दिया गया कि आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी की कौन सी मतलब कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी 2 पड़ते हैं और केरला में
एक पड़ता है माहे। टोटल कितने इसके डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानम, कराईकल, पुडुचेरी, माहे। और कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, प्रशासनिक इकाई का होगा। और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है भारत के 2 प्रमुख क्या है, द्वीपीय समूह है। एक हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और एक हो गया कौन सा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इसमें कुछ अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे लक्षद्वीप में देखते हैं, चलिए ये इस वाले मैप में देख लेते हैं। जो लक्षद्वीप है, ये हमारा ये क्या होता है, लक्षद्वीप के पास जो दूसरी कंट्री है जो कि पास में पड़ती है, मालदीव कहलाती है। मालदीव के ऊपर एक क्या पड़ता है, एक सॉरी एक द्वीप है, उसका क्या नाम है, मिनिकॉय। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो क्या करती है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है वो क्या करती है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है या क्या सेपरेट करती है। जो 9 डिग्री चैनल है, ये क्या है, 9 डिग्री नॉर्थ जो चैनल है, ये क्या करती है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ठीक है। अलग नहीं, माहे मिनिकॉय का है, लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन मिनिकॉय का है काफी लक्षद्वीप की जो द्वीप हैं उनके समूह से काफी अलग है या काफी दूर है, ठीक है। और जो 10 डिग्री चैनल पड़ता है, जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या करता है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा जो है वो क्या करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं। तो ये कुछ डिग्री ऑफ चैनल जो है या कहें अक्षांश रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसके सागरों की बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी आ जाती है, पश्चिम में अरब सागर आ जाता है, और पूरे प्रायद्वीपीय भारत को जो क्या करता है, घेरता है, वो क्या है, हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैप की सहायता से ही हमें पढ़ना है, क्योंकि मैप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं 23.5 डिग्री जो कि 24 डिग्री के आसपास ही मान लीजिए, 23.5 डिग्री हो गई, ये हमें 24 डिग्री दिखाई गई है, ठीक है। जब 23 डिग्री को देखते हैं, यहाँ पर भी बना लेते हैं, ये ज़्यादा क्लियर मैप आ रहा है, ठीक है। जब 24 डिग्री 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो ये हमारे कहाँ से गुजरती है, गुजरात, सॉरी जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो हमारे कहाँ से गुजरती है, भारत के किन स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है, उनको भी याद रखना है आपको। जो हमने पहले चैप्टर में पहले शायद अक्षांश या देशांतर, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें ये बताए थे। और काफ़ी सारी जो अक्षांश रेखाएं थी, जैसे मुख्य प्राइम मेरिडियन थी, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है उसका भी ट्रिक बताए थे, ठीक है। बाज और चील वाला, काका के सामने युवा गायब, ये ऐसे कुछ ट्रिक बताए थे ना, उनको रिवाइज करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वनडे एग्जाम में आता ही आता है उससे, ठीक है। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें देशों को पता होता है और कभी वहाँ से रिलेटेड यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि इस क्षेत्र से आसपास कैसा क्षेत्र है, मरुस्थल है, और वो क्या है, विषुवत रेखा या क्या वहाँ से क्या निकल रही हो, कर भूमध्य रेखा निकल रही हो, तो भूमध्य रेखा के पास क्या कोई भी रेगिस्तान जैसा रीजन नहीं हो सकता, तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, इसी को कहते हैं क्या, कॉन्सेप्ट का अपना यूज करना, ठीक है। तो जैसे गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये ओडिशा से नहीं गुजरता, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बांग्लादेश से भी गुजरता है, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो ये हमारी क्या हो जाती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाती है। क्या है ये 23.5 डिग्री, क्या है हमारी नॉर्थ कर्क रेखा। तो ये देश वो स्टेट्स याद रखिएगा, गुजरात, ठीक है, ये हो गए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो इसमें डाउट वाला या कहीं कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो क्या है, मिजोरम। कभी कभी इसमें डाउट हो जाता है लोगों को, मेघालय है
या मणिपुर है या मिजोरम है। तो याद रखना है कि जो त्रिपुरा के जस्ट बगल वाला स्टेट है मिजोरम, वहीं से क्या करती है, कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा की विशेषता क्या करती है, ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है उत्तर दक्षिण विस्तार में। ऊपरी भाग जो होता है कर्क रेखा के वो उपोष्ण क्या उष्ण कटिबंधीय नीचे वाला हो जाता है, दक्षिण वाला। और क्या हो जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय कहाँ का हो जाता है, कर्क के उत्तर वाला भाग। और भारत के संपूर्ण जलवायु को देखें तो ये कैसी मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। भारत की कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे तो जलवायु, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जलवायु जो व्यापारिक पवने हैं ऐसे चलती हैं। इससे क्या होता है, मानसूनी पवने जिनको कहा जाता है, इससे क्या होता है, भारत का जो मानसून आता है जून जुलाई के आसपास, वो इन सभी व्यापारिक पवनों से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है। और ये आपको कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी लाती है कि अगर इस भाग से कर्क रेखा निकल रही है तो इसके नीचे वाले की जलवायु कैसी होगी और इसके उत्तर में कैसी जलवायु होगी। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के लोकेशन से क्या हो जाती है, हमें क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो जब हम उत्तर के भाग को देखते हैं तो हमारा कैसा हो जाता है, ये जो उत्तर का भाग है ये हमारा उपोष्ण कटिबंध हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका एवं तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, जब हम फॉरेन पॉलिसी लाए थे, कौन सी, ठीक है, जैसे चलिए वो चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन के, वो इसको अभी नहीं जोड़ते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दक्षिण में हमें समुद्र स्थित दो द्वीप मिलते हैं ऐसा कंट्री, एक हो जाता है हमारे दक्षिण में मालदीव, और यहाँ पर हो जाता है जो श्रीलंका, जो नारियल की तरह लटका हुआ है। ठीक है, और जो श्रीलंका वो क्या, पाक जल संधि से क्या है, जुड़ा हुआ है भारत से। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, चलिए ये भी बता दिए हैं, लेकिन अब मैप के थ्रू या बुक के थ्रू चलते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, ये विस्तारित देश, काफी विस्तारित देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत के लिए क्या है, 28 राज्यों एवं क्या 28 राज्यों, एक मिनट ये चल क्यों नहीं रहा, 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित, क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इसको 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित भागों में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसी तरह राज्यों की अपनी अपनी राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, साथ ही साथ प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हुआ है। ठीक है, जो फजल अली आयोग बनी थी और JPV जो आयोग बनी थी, तो उसमें यह बताया गया था कि हम सिर्फ भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते और राज्यों का गठन नहीं कर सकते, इसलिए भाषाओं के साथ साथ, भाषा के साथ साथ हमने क्या किया था, वहाँ पर प्रशासनिक सुविधा को ऐसा माना था कि प्रशासनिक सुविधा साथ ही साथ भाषाई दृष्टि से और साथ ही साथ जो लोग हैं वहाँ के, उनकी सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, 1956 में राज्य गठन आयोग का गठन किया गया था ना, फजल अली आयोग बनी थी, ऐसे JPV जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी क्या एक समिति बनी थी, वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। जैसे हम राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, कुछ राज्यों को हमें सीक्वेंस में याद करना है, रामम, ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 सबसे बड़े स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर यूपी आ जाता है हमारा, ठीक है, फिर कर्नाटक आ जाता है, तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको ये 3 सीक्वेंस याद कर लेने, क्योंकि जब भी 3 पॉइंट्स में आते हैं तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है, यूपी बाद में आता है। ठीक है, ये तमिलनाडु से भी छोटा है। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना का जब विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजन हुए, तब से क्या आंध्र प्रदेश छोटा हो गया, नहीं तो ये 4th लार्जेस्ट स्टेट था भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया। ठीक है, कई सारे और राज्यों को भी प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से क्या किया गया है, राज्यों को डिस्ट्रिक्ट्स में
डिवाइड किया गया। भौतिक विभाजन में हमने आपको बता दिया है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। ये सब क्या है, भारत की उच्च भौतिक उच्चावच है, ठीक है। जैसे कि हम हिमालय को देखते हैं कि ये हमारे कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। चलिए इसको भौतिक जो भारत का फिजिकल मैप है उसी से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जो भारत के उत्तर में है वो कौन सा है, हमारा ऐसा सोल्जर की तरह जो हमारी जो भारतीय भौतिक उच्चावच है वो क्या है, हिमालय ऐसा हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है चाइना से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, उत्तर में अवस्थित है और इसके काफी सारी श्रेणियां भी आपको बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और साथ ही साथ शिवालिक जो सबसे निम्न नीचे वाली है, ठीक है। भारत को हिमालय को वैसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ग्रेट हिमालय या कहें बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं जिसको, साथ ही साथ फिर आता है मध्य हिमालय जिसमें पीर पंजाल, जासकर ये सब चीजें आती हैं। फिर आता है सबसे निम्न में आता है कौन सा, शिवालिक, निम्न हिमालय में, ठीक है। और इसका विस्तार हमें हिमालय का विस्तार यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार से ये टर्न होते हुए अंडमान तक भी देखा जाता है। इसका जो विस्तार है ये ऐसे देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप, ये सब भी हम देख लिए, ये भी है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब ये सोल्जर की तरह क्या करता है, सैनिक सुरक्षा प्रदान करता है हमें, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमें सैनिक लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से क्या है, सियाचिन में जो बहुत ठंडा प्रदेश है वहां पर भी क्या है, सेना लगानी पड़ती है, लोगों को तकलीफें सहनी पड़ती है, ठीक है। जो हमारा पाकिस्तान जो है ना, काफी सारी सुविधाएं भी दे रहा है। सुविधाएं कैसी, ठीक है, वही दुविधा दे रहा है कि लोगों को क्या करना पड़ा, सियाचिन जैसे ठंडे प्रदेश में भी तैनात होना पड़ रहा है, ठीक है। हिमालय का अर्थ होता है हिम प्लस आलय। हिम यानी होती है बर्फ, आलय मतलब होता है घर, जैसे पुस्तकालय तो उसमें भी आलय आता है, आलय का मतलब होता है ग्रह। इसी तरह हिम आलय मतलब, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब ग्रह होता है या घर होता है, ठीक है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय, मध्य में स्थित श्रृंखला को मध्य हिमालय, या निम्न वाले या नीचे वाले हिमालय को शिवालिक हिमालय में, या कहते हैं दक्षिणतम हिमालय शिवालिक कहलाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जैसे ही हिमालय के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, उत्तर का मैदान मिल जाता है, ठीक है जी। हमारा क्या हो, उत्तर का यहाँ पर मैदान है। ये जो पीला पीला दिख रहा है ये हमारा क्या, उत्तर का पूरा मैदान है, या कहें गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का ये क्या है, उपजाऊ मैदान है। इसी यहीं पर हमें क्या कहते हैं, दोआब रीजन मिलता है, ठीक है। गंगा यमुना का क्षेत्र दोआब रीजन कहलाता है, ठीक है। हिमालय के यहाँ पर जब इसके हरियाणा इस क्षेत्र में जाएंगे, हरियाणा पंजाब में, तो ये क्या है, 5 नदियों का संगम। पंजाब मतलब क्या, 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब का मतलब यही है, 5 नदियों का क्षेत्र। पंच प्लस आब मतलब 5 और आब मतलब होता है नदी या जल, तो 5 नदियों का क्षेत्र। ये भी बहुत उपजाऊ, पंजाब, हरियाणा, ये हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब क्या पूरे उपजाऊ क्षेत्र हैं या तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से क्या है, बना हुआ है, या इनके लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से क्या है, बना हुआ है। नदियों के मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। जो नदी द्वारा जो निक्षेपित क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें भारत में जो काफी डेंस जो कृषि देखने को मिलती है ये इसी रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। जो जो पीला पीला रीजन दिख रहा है इसी में हमें क्या मिलती है, काफी सघन कृषि करने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्योंकि क्या है, बहुत उपजाऊ है यहाँ पर, क्या सिंचाई जैसी सुविधाएं, क्योंकि नदियां यहीं से आती हैं तो सिंचाई की सुविधाएं भी हमें क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि भारत की जो कृषि पूरी तरीके से निर्भर है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। क्योंकि मानसून पर ही क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार से क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए भारत के कृषक जो है अधिकतर मानसून जलवायु पर ही निर्भर है। और जब मानसून पर निर्भर होते हैं तो अगर मानसून बिगड़ जाता है तो वहाँ का उत्पादन भी गिर जाता है, अगर मानसून अच्छा रहता है तो उत्पादन बढ़ भी जाता है। इसलिए जब हमें देखते हैं कि ला लीना, एल नीना की कंडीशन के कारण क्या होता है, भारत में सूखा की अवस्थिति देखी जाती है। सूखे के कारण क्या होता है, कृषि उत्पादन कम हो जाता है और बाढ़ की भी अवस्थिति देखी जाती है। इससे भी क्या होती है, जान माल की हानि, साथ ही साथ कृषि उत्पादन में क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब हम कनेक्ट करेंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ला लेना, एल लेना, जो कहाँ होता है, जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटीय रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाने से क्या होता है, ये सब चीज़ें ला लेना, एल लेना की अवस्थितियाँ निर्मित होती हैं। उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए जब हम कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि भारत क्या है, मानसूनी जलवायु वाला भौगोलिक क्षेत्र है, और पूरी तरीके से भारत के जो कृषक है किस पर निर्भर है, मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। और यहाँ पर उतनी उच्च गुणवत्तापूर्ण सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, या कहीं भारत के किसान उतने समृद्ध नहीं है कि वो क्या करें, ज़्यादा टेक्निकल या इन्वेस्ट कर सकें, जिससे क्या कर सकें, मशीन डेंस या कहें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कृषि करें। तो इसलिए जैसे अमेरिका के लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का मशीनों का यूज करते हैं, और कम में ही क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मजदूरी बेस्ड कृषि होती है, मतलब घर के ही लोग लगे होते हैं, और जब सीजनल क्या होते हैं, यहाँ पर मजदूरी देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी को देखना चाहें तो चलिए एक चीज़ थोड़ी आपको बता ही देते हैं कि ज्योग्राफी आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। हमारा अस्तित्व ही क्या होता है, ज्योग्राफी से होता है। सपोज जी हमारा भारत ही बना लेते हैं, ये हमारा भारत है, ठीक है, थोड़ा सा मैप ऐसे ही बना रहे हैं, इसको चीज़ को समझिएगा। ये भारत में हम रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ये भारत में ये मक्खी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये भारत में हम रह रहे हैं, कोई अदर कंट्री जैसे अमेरिका में यहाँ पर कोई रह रहा है, ठीक है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहले से क्या है, काफ़ी नदी समृद्ध या कहें नदी से उपजाऊ जलोढ़ से नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, उपजाऊ कृषि है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग शांति से क्या कहें, बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि करते थे। धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, परिवार में विखंडन हुआ, या परिवार में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, परिवार बंटवारा होता है ना, ऐसी कंडीशन आई, तो खेत के जोत क्या हो गए, कम होते गए, कम होते गए। तो यहाँ पर बड़े बड़े फार्म कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारी उच्चावच जैसी विविधता है। यहाँ पे जैसे दक्षिण में हमें पठार देखने को मिल जाता है, डेक्कन पठार देखने को मिल जाता है, बीच में हमें विंध्य सतपुड़ा का क्षेत्र मिल जाता है, उत्तर में हमें हिमालय देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान, ये पश्चिमी तट या पूर्वी तट ये देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें एक जगह एक जैसी कंडीशन नहीं है, या कहें यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता होने के कारण यहाँ पर कृषि में विविधता बहुत देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के लोग क्या है, अपने कोई भी होता है जिस क्षेत्र में रहता है उस अनुसार क्या करता है, अपनी चीज़ों या इकोनॉमी को परिवर्तित कर लेता है, या उसके अनुकूल बना लेता है। जैसे कि पिछले ही चैप्टर में बताए थे, स्थल रूप और लोग में जब हम कनेक्शन बता रहे थे कि स्थल रूप के अनुसार क्या करते हैं, स्थल रूप के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। स्थल रूप अगर गर्म वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर हमारा पहनावा भी बदल जाता है, वहाँ के अनुसार हमारी क्या होती है, खान पान भी बदल जाती है। उसी प्रकार हमारी जैसी ही स्थल रूप होगा उस अनुसार क्या होगा, हमारी कृषि या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बदल जाती। वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थल रूप कैसे हमारी राजनीतिक, आर्थिक और हमारे पारंपरिक जो परंपराएं होती हैं उसको कैसे प्रभावित करता है। तो स्थल रूप में देखेंगे तो ये पहले से क्या है, काफ़ी समृद्ध और शांत प्रदेश था। इस वजह से यहाँ पर अध्यात्म जैसी घटनाएं, हमें अध्यात्म जैसी क्रियाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ वाले होते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर क्या होता है, आसानी से कृषि हो जाती है। लोग जल्दी क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब इनको ज़्यादा मतलब एक प्रकार से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, शांति प्रिय है, या कहें शांति से क्या करते हैं, इनको छोटा बहुत खाने का अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है प्राचीन से। वहीं पर अगर हम अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ पर मधेशी लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा मधेशियों पर डिपेंड है, जानवरों के मतलब पालन पोषण, उनसे उत्पादित वस्तुओं पर या खाद्यान्नों पर निर्भर है। तो इस प्रकार वहाँ पर अलग परंपरा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्थल रूप हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल चीज को डिवाइड करता है। अब जैसे हम देखते हैं कि भारत में क्या है, काफ़ी स्थलीय रूप से विविधता देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्थलीय रूप से विविधता होने के कारण ही भारत में इतने धर्मों का क्या हुआ, जन्म हुआ। जैसे भारत में माना जाता है कि 8 धर्मों से ज़्यादा लोग, 8 धर्मों को मानने वालों से ज़्यादा लोग रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के भारतीय धर्मों में देखा जाता है कि धर्म के अंदर भी कई सारे संप्रदाय हैं। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इसमें भी कई सारे संप्रदाय हैं। जैसे भारत में ही हिंदू धर्म में कई, जैसे वैष्णव संप्रदाय हो गया, ये शैव संप्रदाय हो गया, है ना, ये सब संप्रदाय हैं। तो भारत में क्या देखा जाता है, बहुत ज़्यादा सांप्रदाय, एक प्रकार से विभाजन देखा जाता है, ठीक है, परंपरा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। तो इनकी जो अब जैसे विविधतापूर्ण लोग रहते हैं, इसलिए भारत को जो संविधान को बनाया गया, कहीं ना कहीं यहाँ के स्थल रूप और स्थल रूप के साथ साथ ही क्या किया गया,
यहाँ के रहने वाले लोगों के अनुरूप क्या किया गया, क्योंकि स्थल रूप के अनुसार लोग बदले, स्थल रूप के अनुसार क्या हुआ, हम अपने आप को परिवर्तित किए, और हमारे अनुरूप क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला। ठीक है, अगर हम सभी धर्मों के मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें बाकी देशों के अनुसार, तो वहां पर देखने को मिलता है कि हमारा धर्म संविधान जो है बहुत विविध है, या कहें बहुत सारे देशों के मतलब वहां से लेकर चीजें यहाँ पर अपनाई गई हैं, क्योंकि बहुत सारे, बहुत धर्म, बहुत रीति रिवाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए भारत क्या विविधतापूर्ण बना हुआ है, या कहें भारत की भारतीय जो कानून व्यवस्था है या भारतीय संविधान जो हमें इतना संजोए रखता है, या जैसे फ्रीडम राइट्स और फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज देता है ना, डीपीएसपी देता है स्टेट के लिए कि आपको ये करना है, लोगों के लिए ये आपको ऐसे कार्य करने हैं कि वो क्या कर सके, अपने व्यक्तित्व विकास में कार्य कर सके। ठीक है, तो ये कहीं ना जो पॉजिटिव एक्टिविटीज देता है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्थल रूप द्वारा निर्धारित चीजें हैं, स्थल रूप ने हमें बदला, हम स्थल रूप के अनुसार अपने आप को विविधतापूर्ण बनाए, और हमने विविधतापूर्ण होते हुए हमने क्या किया, अपने नियम कानूनों को भी विविधतापूर्ण बनाए। तो ये चीज हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सबसे बेस देखा जाए तो हमारा बेस कहाँ से शुरू होता है, जियोग्राफी से शुरू होता है। इसलिए हम चीजें कह रहे हैं कि आपको ऐसे कनेक्ट करने का प्रयास करना है कि हमारी जियोग्राफी से ही हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, या कहें हमारे नियम कानून क्या है, पूरे तरीके से निर्धारित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये कहाँ से चीजें आगे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है, इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अगर हम देखें तो जैसे नॉर्थ, वो उत्तर में चले जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर देखेंगे सेटलमेंट कैसा है, यहाँ पर बिखरा हुआ है, हमें बिखरी हुई बस्तियां दिखती हैं। वहीं पर जब हम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में ये देखते हैं कि छोटे छोटे रीजन में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। दिल्ली में चले जाएंगे, वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या घनत्व का अंतर देखने को मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें क्या, कौन सी चीज़ निर्धारित कर रही है, वहाँ की स्थलारूप या वहाँ की स्थलाकृतियाँ, उच्चावच ही निर्धारित कर रहे हैं कि जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व कैसा होगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में क्या है, सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं, विकास के कार्य ज़्यादा हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आसानी से हो सकती हैं, या कहें हमारे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। जैसे भारत के पश्चिम में देखे थे क्या था, राजस्थान का क्या पड़ता है, मरुस्थल पड़ता है। तो ये हमारा क्या होगा, मरुस्थलीय रीजन हो गया पूरा। राजस्थान में क्या होगा, थार का मरुस्थल जो पड़ता है ना, ये हमारा मरुस्थल रीजन होगा। ठीक है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो जैसे हमारे यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है, जीरो प्लैंक, यहाँ पर राजस्थान में कैसी कृषि, वो पेड़ पौधे होंगे, कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस होता है, ये सब चीजें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। देखिए ये क्या हो गई हमारी अरावली श्रृंखला। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कहें दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है, अरावली। और अरावली कैसी पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां। ये क्या है, हिमालय से काफी पहले बने थे। जैसे हिमालय को क्या माना जाता है, नवीन वलित पर्वत माने जाते हैं, और वहीं पर क्या माना जाता है, अरावली को अवशिष्ट पहाड़ियां। ये भी वलित पर्वत है, लेकिन काफी प्राचीन समय या बहुत पहले बना होगा, और अब उसको क्या होगा, काफी समय के साथ क्या होगा, इसमें अपर्दन देखा गया। अपर्दन की वजह से क्या होगा, ये निक्षेपित तो या कहें काफी कटाव हुआ, और ये क्या हो गया, अवशिष्ट श्रेणियों में आ गए, जो अवशिष्ट पहाड़ियों की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अरावली क्या है, अरावली श्रृंखला देखने को मिलती है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। विंध्य सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, ये भी अवशिष्ट पहाड़ियां ही है। विंध्य सतपुड़ा भी क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां। जैसे हम देखते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड में हुआ, तो गोंडवाना लैंड का विस्तार हमें यह कहें, इसका
विस्थापन उत्तर की तरफ होता है, और यूरोपीय एशिया के क्या होता है, प्लेट से टकराने से क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। और जबकि सतपुड़ा विंध्या का जो जो हमारा जो प्री कैम्ब्रियन एरा होता है, प्री कैम्ब्रियन काल में क्या होता है, सतपुड़ा विंध्यन या अरावली का निर्माण इसी समय पे होता है। जब हम जियोग्राफिकल टाइम पीरियड देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदियां बहती। एक चीज़ और, जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नदियां भी क्या है, बहुत सारी, यहाँ पर जल स्रोत बहुत सारे। आज की डेट पे जो क्राइसिस है ना, दो चीज़ों का है। कौन सा? जल संसाधन और डेटा का। सबसे बड़ा संसाधन क्या है आज की डेट पे? डेटा है, जो इकोनॉमिक वैल्यू रखता है सबसे ज़्यादा। और आज जो लड़ाई होने वाली है विश्व में, वो क्या है? जल की है। जैसे चाइना और इंडिया में क्या देखा जाता है, हमेशा इस बात पे मुद्दा रहता है कि नदियों को कौन कितना कंट्रोल कर रहा है, उसके कंट्रोल को रोका जाए, पानी का बराबर बहाव होने दे। तो ये सब चीज़ें क्या है? जल संसाधन है हमारा। तो नदियों में देखा जाता है अधिकतर हमारी नदियाँ करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही जो कि राजस्थान से बहती है, वो क्या करती है? अरब सागर में गिरती है। माही क्या होती है? पूरी तरीके से अरब सागर में नहीं गिरती, लेकिन इसका बहाव देखा जाता है कहाँ की ओर है? पश्चिम की ओर है। बाकी जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पर देखने को कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? नर्मदा, ताप्ती और यहाँ पर माही देखने को मिलती है, जो कि अरब सागर में नहीं, कच्छ रन ऑफ कच्छ में क्या करती है? जाके समाहित हो जाती है या वहां पर विलीन हो जाती है, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट, जैसा कि ये बताएं क्या है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो हमारा क्या है? पूर्वी घाट है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। बस हमारा ये प्रयास है कि एनसीईआरटी हमारा रीड कराना पर्पस था कि हम एनसीईआरटी के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं, तो इसलिए एनसीईआरटी को भी रीड करते हुए चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास करें। बाकी जो कनेक्टिविटी की चीज़ें वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे स्थल रूप और लोगों में कनेक्टिविटी, स्थल रूप और इकोनॉमी में कनेक्टिविटी, स्थल रूप और पॉलिटी में या कहें प्रशासन में क्या करते थे? कनेक्टिविटी देखे। तो वो सब चीज़ें कनेक्टिविटी की हैं, वो सब चीज़ें हम खुद बताएंगे। बाकी जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है, जो भूमिका देना चाहती है अपनी तरफ से, उस भूमिका को भी हम क्या करेंगे? साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरते हैं, ठीक है। और कुछ नदियां जो हैं वो क्या करती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं और क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे क्या हो गए? महानदी हो गई, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सब क्या करती हैं? यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? यहाँ पर गिरते हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय। चलिए एक चीज और इसमें जो काफी बार मतलब यूपीएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा गया, वो अपने स्टेटमेंट्स में दे देता है और उसका स्टेटमेंट दो तीन स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से कोई एक, कोई दो, कोई एक, दो, तीन, कोई दो, तीन, इसमें से करेक्ट बताना होता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं आता तो वहाँ पर हमें क्या होता है? चांसेस कम हो जाते हैं उस आंसर। तो जैसा हम यहाँ पर फिगर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो वेस्टर्न घाट है ये काफ़ी सकरा है। इसका काफ़ी तटीय भाग जो है काफ़ी सकरा है। तटीय भाग कैसा है? यहाँ का तटीय भाग क्या है? सकरा है। ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी बार स्टेटमेंट्स में आ जाता है और पूछा भी जाता है। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? काफ़ी सकरा है। साथ ही साथ दूसरा जो है, जो हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, पूर्वी तटीय घाट है, ये क्या है? काफ़ी विस्तारित है। ये काफ़ी विस्तारित है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है? हमारा पश्चिमी घाट है, इसकी हाइट क्या है? कंपेयर टू ज़्यादा है। पश्चिमी घाट की क्या है? ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है कंपेयर टू पूर्वी घाट। तो मतलब ये ऐसा देखा जाता है कि पश्चिमी घाट क्या है? काफ़ी ऊंचा होने की वजह से ढलान ऐसे देखें, पश्चिम से क्या करती हैं, इसलिए नदियां कहाँ की तरफ बहती हैं? पूर्व की तरफ। जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर सह्याद्री या प्रायद्वीपीय भारत में, वो क्या करती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। उसका रीजन यही है कि जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिम में थोड़ा क्या है, या कहें हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पश्चिम में क्या थोड़ा ऊंचा है कंपेयर टू पूर्व, और ऐसे ढलान होने की वजह से, स्लोप की वजह से क्या करती है नदियाँ पूर्व या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि नदियों का बहाव हमेशा किस ओर होता है? ढलान की तरफ होता है, या कहें गुरुत्व की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पश्चिमी घाट क्या है? ज़्यादा ऊंचा है, और पूर्वी घाट क्या है? कम ऊंचा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी पश्चिमी घाट है इसमें क्या है? ये पूरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? हमें कटाव कम देखने को मिलते हैं, या यहाँ पर हमें विखंडित क्षेत्र या घाटियाँ कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो पूर्वी घाट है ये काफ़ी कटे हुए क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पर कहीं मतलब एक क्षेत्र मिल जाएगा जहाँ से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे ये पूर्वी घाट है, ऐसा है कहीं,
ठीक है। और पश्चिमी घाट टोटल ऐसा है, मतलब जुड़ा हुआ है एक श्रेणी के रूप में, ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं बहुत कटा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कटा होगा, तो वो चीज़ आपको समझनी। कंपेयर टू पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कंपेयर कर रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये वन वन लाइनर में आ जाते हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझनी है। जैसा लिखा, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाट के पूर्व में भी तटीय मैदान है और पश्चिमी घाट के पश्चिम में भी पश्चिमी मैदान है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं, ये क्या कह रहे हैं, काफी सक्रिय हैं। और पूर्वी तटीय मैदान क्या है, काफी विस्तारित है या अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदियां क्या करती हैं, यहाँ का कटाव करते जाती हैं, और जो ऊंचाई है उसको समतल करते हुए जो नदियां अपना अवसाद करती हैं, वहां से कटाव करती हैं, अपर्दन करती हैं, उस अवसाद को क्या करती हैं, वहां छोड़ती जाती हैं। उस कटाव वजह से क्या है, उसका विस्तार या चौड़ापन हो रहा है, चौड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा, इसी वजह से। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती, जैसे गंगा यमुना में कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र का कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है, वहां पर बनता, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है जो, यहाँ पर कृष्णा कावेरी का जो है अलग से हमें डेल्टा देखने को मिलता है। तो जो पूर्व की तरफ गिरने वाली नदियां हैं, एक विशेषता ये भी है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में क्या है कि जो पूर्व की तरफ नदियां बहती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। सभी नदियां जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी घाट है वो काफी ऊंचा है, वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, वो क्या करती है, सीधे ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो कि हमें देखने को मिलता है, जो हमारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या है, गंगा यमुना का, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर कौन सा हमें स्पेशल वन देखने को मिलता है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा में हमें एक और वनस्पतिक विशेषता देखने को मिलती है, मैग्रोव वन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के क्या मैग्रोव वनों की क्या है, हमें अलग विशेषता देखने को मिलती है कि उनमें एक अलग फीचर देखना पड़ता है, देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, लवड़ी जल को क्या करता है, शुद्ध जल में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। वैसे तो क्या होता है, लवड़ी जल में कोई वनस्पति जल्दी उगती नहीं है, वही जो प्लैंकटन्स होते हैं वो मरुस्थलीज, ये क्या है, सागरी घास है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो तटीय क्षेत्रों में या लवड़ी क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं वो डेल्टा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि जो यहाँ से क्या शुद्ध जल या कहें नदियों का जल जाता है, उनकी लवड़ या नमकीनता या कहें सैलिनिटी कंपेयर टू सागर क्या होती है, कम होती है, वो सागरी जल से मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बाकी सागर की अपेक्षा मुहाने पर या डेल्टाओं में क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर सैलिनिटी कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलता है कहाँ पर, हमें गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। ये एक स्टोरी, जो सॉरी, ये एक पंखुड़ी विद्या कक्षा 8 बी के स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, सुनामी पे एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। सुनामी, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो सुनामी से अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है, क्योंकि सुनामी क्या है, एक शुभ अवसर नहीं है, ये एक संकेत है, जीवन जीने और मरने के बीच की एक कहानी है, ठीक है। यहाँ पर जो रहते हैं उनके जीवन में क्या होता है, काफ़ी संकट आ जाते हैं, इस वजह से उनके घर, आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक और मानव दोनों के भी, मानव और आर्थिक दोनों क्षतियाँ होती हैं। जैसे एक स्टोरी को पढ़ ही लेते हैं, अच्छी मतलब कविता है ये। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, जल जले मतलब जल की एक ऐसी काली छाया पड़ी, सुनामी दानवी ने अपना प्रलंकारी कहर ढाया। तो सुनामी क्या होती, काफ़ी ऊंची हो जाती। एक चीज़ और बता देते हैं, सुनामी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ को समझ लीजिएगा। जैसे ये मैदानी क्षेत्र है, ये थोड़ा सा तट होगा, और यहाँ से सागर क्या होता है, तट से क्या होता है, दूर जाते हैं तो गहरा होता जाता है। तो सुनामी आती क्यों है, इसकी वजह आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें आगे सुनामी भी पढ़ना है, ये पहले ही बता देते हैं। जैसे इन्हें बताया है प्रलयकारी होती है, ये प्रलयकारी क्यों होती है, इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है, इनकी हाइट बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में जब पढ़े थे तो हम बताए थे कनाडा में जो होती है, कनाडा के जो एक जो मतलब एक क्षेत्र था कनाडा और अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र था, पूर्वी तटीय क्षेत्र जहाँ पर कनाडा और यूएसए मिलता है, तो वहाँ पर क्या था, सबसे ऊंची सुनामियाँ आती हैं, 16 से 18-20 मीटर ऊंची क्या आती, सुनामी की लहरें आती हैं। अब सोचिए इतनी मीठी लहरें जो कि 5, 10, 12 मंजिला घर के बराबर ऊंची
पानी की लहरें होंगी तो लोग कितने प्रलय, कितने क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, या कहें कितनी प्रलयकारी सुनामी होगा। तो इसके आने की वजह जो होती है, समुद्र के तट में या कहें समुद्र के बॉटम में हमें कहीं ना कहीं भूकंप आते हुए, या उनमें दरार, या कहीं ज्वालामुखी फटने से क्या कहें वहां पर कंपन, पृथ्वी सागर के कहीं आंतरिक भाग में क्या होगा, कंपन होगा। उस वजह से क्या होगी, तरंगे जनरेट होगी। इस चीज को हम फिगर से समझाएंगे, जैसे यहाँ पर तरंगे जनरेट हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या होगा, सागर तल हो गया, ठीक है। ये सागरी तल हो गए, जो कि आराम से क्या कहेंगे कि ये सबसे सतह से, या कहें महाद्वीपीय सतह से ये बिल्कुल तल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपरी सरफेस, वाटर की ऊपरी सरफेस है, ठीक है। इस चीज को आप अलग कलर ले लेते हैं, जल वाला ही ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर यहाँ पर अर्थक्वेक या भूकंप आया है, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, या कहें यहाँ पर कोई वाइब्रेशन जनरेट हुई है, वाइब्रेशन से क्या होती है, भूकंप, ज्वालामुखी तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ज्वालामुखी या कहें भूकंप आने से या ज्वालामुखी आने से कंपन हुआ, तो यहाँ पर आंतरिक भागों में देखेंगे कि भूकंप गहराई के साथ साथ क्या होंगी, लहरों की ऊंचाई कम होती जाएगी। जैसे ही गहराई सागर की कम होती जाएगी, लहरों की ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ से कनेक्ट करिएगा। तो ऐसी लहरें होती हैं, मतलब जब सागर की गहराई ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए सागर की क्या है, डेप्थ ज़्यादा है। यहाँ पर डेप्थ जैसे ही ज़्यादा है, जो डेप्थ सागर की क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर लहरों की, सागर के जो सरफेस की लहरें होंगी, सागर जो अपर सरफेस ऑफ लेयर ऑफ ओशियन होगी, वो क्या होगी, कम ऊंची होंगी। जैसे ही सागर की गहराई कमती जाएगी, या कहें सागर की गहराई कम होगी, वैसे ही क्या होगी, जो समुद्री लहरें होंगी वो क्या हो जाती जाएंगी। जैसे ही सागर की गहराई कम होगी, समुद्र की लहरों की जो ऊंचाई है वो क्या हो, बढ़ती जाएगी। तो आप अंततः जब हम तटीय क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पर कोई मानव है, ठीक है, यहाँ पर जानवर है, बिल्डिंग्स है, या घर है, ठीक है। ये जो घर है, कई सारे मंजिला जो घर होंगे, ठीक है, जो बिल्डिंगें होंगी, वो क्या होंगे, अब इतनी ऊंची लहरें देखेंगे तो क्या होंगे, ये प्रलयकारी के होंगी कि ये मनोरंजक होंगी। आप ही सोचिए, इसके कोई मनोरंजन तो करेगा नहीं कि फोटो सेल्फी लेगा वहां पर, वहां से तो भागने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ जाएगा कि जब घर से भी ऊंची क्या है लहरें हैं, तो बचना या नामुमकिन ही है, मतलब बच ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया, समुद्र में उठा अलोड़न, मीलों दूर फैल गया। जो अलोड़न मतलब जो जल का एक प्रकार से इकट्ठा जल था, वो क्या हो गया, काफी दूर तक फैल गया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया, ग्रास मतलब अपनी खाना बनाया। प्रकृति के विनाश, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकृति कई तरीके से विनाश करती है। अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, सुनामियाँ आती हैं, बाढ़ आता है, सूखा आती है। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। भूस्खलन भी देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रलय। बादल के फटने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। एल नीना या लालीना से सूखा और बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक प्रलय है। तो प्राकृतिक प्रलय में हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी क्या है, एक दानव की तरह प्रलयंकारी है। उसने क्या किया, प्राकृतिक विनाश ने क्या किया, मानव को अपना ग्रास बना लिया, अपना खाना बना लिया है। मतलब मानवों की क्या है, क्षति हो रही है, संसाधनों की क्षति हो रही है, उनके घर मकान सब टूट रहे हैं। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बचा पाया उससे भागे बचाने अपने प्राण। अब जब इतनी ऊंची सुनामी देखेंगे तो कोई सेल्फी थोड़ी ना खींचेगा वहां पर कि कोई भाई सेल्फी ले लो, तो वो क्या करेगा, अब भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब स्टेटस में लगा नहीं पाएगा, तो सेल्फी लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। पहले जैसे कि हम अभी पढ़े थे, हिंद महासागर क्या करता है, तटीय क्षेत्र पर क्या है, हमारे तटीय क्षेत्र में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा हिंद महासागर है। ये क्या करता है, तटीय क्षेत्रों में क्या करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। अभी तो हम इसको क्या कर रहे थे, रक्षक की तरह देख रहे थे, अब ये क्या बन गया, हमारा भक्षक। यही हमारी क्या कर रहा है, हमारी जान लेने में तुला हुआ है। सर्वत्र निकल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट, ठीक है। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। फिर भी लोग क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, आप
जो नेशनल डिजास्टर टीम्स होती हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम्स होती है, वो क्या करते हैं, आपदा प्रबंधक जो टीमें होती है वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को लिए जब भी कोई क्राइसिस होता है, जैसे फेमस है 2004 की जो सुनामी है, वो क्यों फेमस है, क्योंकि ये भारतीय या कहीं हिंद महासागर में क्या है, सबसे बड़ी अब तक की सुनामी है। इससे क्या हुआ था, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट जो है भारत का, जो कि क्या है, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, निकोबार के जो सबसे लास्ट द्वीप है, जैसे हम द्वीप पढ़े थे ना अभी, एक मिनट आपको दिखा ही देते, ये जो द्वीप है इसके दक्षिण में क्या हमें मिला था, यहाँ पर हमें दक्षिणतम पॉइंट मिला था, या कहें भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये भारत का क्या है, सबसे साउदर्न पॉइंट है। और ये क्या है, भूमि से दूर है। अगर मेन भूमि की बात की जाए, मतलब मेन भूमि में सबसे साउथ पॉइंट कहा जाए तो वो क्या है, कन्याकुमारी, कैप कमोरिन है। और उत्तर में सबसे बड़ा, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल है। ठीक है, अब पश्चिम का, पूर्व का तो हम यहाँ का देख लिए थे, गहर माथा। यहाँ पर कौन था, किबूथी, जो हमारा पूर्व सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा था, ये सब नाम बता दिए थे। उत्तरी कौन सा होगा, इंदिरा कॉल होगा। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा। भारत की मेन भूमि या कहें मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन बोलते हैं इसको। सॉरी, ये मधुमक्खी डिस्टर्ब कर रही है आज, इसको भी पढ़ाई करनी है क्या, केप कमोरिन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, ये सब चीजें याद कर लीजिएगा। उत्तर में कौन सा है, इंदिरा कॉल। नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है भारत का, सबसे नॉर्थ है नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मेन भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। जे आपको बताने वाले थे, जो 2004 की सुनामी आई थी, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो गया था, डूब गया था, इतनी ऊंची लहरें थी। ठीक है, अभी भी डूब ही गया, डूबा हुआ ही है। ठीक है, वह कहें जल से क्या है, जल स्तर से नीचे है, समुद्र जल स्तर से नीचे। चलिए, भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जबकि केरल के तट के से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये लक्षद्वीप कैसे हैं, प्रवाल द्वीप। आखिरकार प्रवाल क्या होते हैं, जो पॉलिप होते हैं, जो जू प्लैंकटन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सहजीवी नेचर देखा जाता है, शैवाल और जो फंगस होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन देखा जाता है। और ये जब डिके होते हैं तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होता है। पहले ये कलर्ड होते हैं, कई कलर के हो सकते हैं, पिंक, येलो, मतलब ब्लैक, हल्के, ये सभी कलर के होते हैं। लेकिन जब ये डेड होते हैं तो कैसे होता है, कैल्शियम कलर, यहाँ से मतलब डार्क वाइट कलर में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लक्षद्वीप समूह है, तो इन्हीं जो पॉलिप है, इन्हीं के डेड बॉडी से क्या बना हुआ है, हमारा लक्षद्वीप समूह बना हुआ है। ठीक है, ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में या कहें बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 सुनामी में प्रभावित हुआ था, तो अभी आपको बताए हैं क्या, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप है, उसका सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है, उसमें एक पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। वो क्या हुआ था, 2004 की सुनामी में डूब गया था। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। आप समाचार पत्रों को अब तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पुरानी खबर हो गई, तो आप इसको नेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब भारतीय सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अभी आपको बताएं कि आखिरकार ये सुनामी क्यों आती है, ये इसका रीजन क्या है, भूकंप। और आप ये भी समझ लीजिए कि भूकंप की तरंगे तो जब डीप ओशियन में होता है, या समुद्र के कहीं बीच भाग में होता है, जहाँ पर काफ़ी डीप होता है सागर, वहाँ पर समुद्र की लहरें सतह पर क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसलिए अगर सुनामी को पहचानने का तरीका क्या है, अगर लहरें क्या होती है, काफ़ी पीछे जा रही हैं, मतलब एक रीजन, जैसे कुछ चीज़ें फिगर से ही बताने में ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, जैसे ये हमारा महाद्वीप है, और यहाँ से थोड़ा सा सागर ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पानी की लहरें ऊपर उठेंगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मुख्य तट से क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक पानी आ रहा था,
एक मिनट, थोड़ा सा फिगर ही चेंज कर, एक मिनट, तो एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि कलर ज़्यादा कलर्ड हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर समझ जाए। जैसे हमारा ये तट हो गया, ठीक है, तट से ये सागर नीचे चला गया, ठीक है, ये तटीय भाग है, तट है, ठीक है, ये हमारा वाटर कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई सुनामी, जब जैसे ये समुद्र तल है, यहाँ पर वाटर इतना लेवल है समुद्र का, यहाँ पर अगर भूकंप आएगा या कोई अर्थक्वेक आएगा, सॉरी, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आएगा, यहाँ पर जब कोई अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, सुनामी क्या होगी, ऊपर, या कहेंगे समुद्र की लहरें ऊपर उठेंगी। जब समुद्र की लहरें उठेंगी ऊपर, तो जल तो सेम ही है, जैसे एक गिलास में पानी को क्या कर दें, आधा अलग कर दें और आधा भर दें, तो वो पानी की मात्रा तो उसमें सेम ही है। लेकिन जब लहरें क्या होंगी, ऊपर की तरफ ऊंची होंगी, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पानी आ रहा था, समुद्र की जो लहरें यहाँ तक आ रही थी, अब वो पीछे खिसक जाएंगी। मतलब अब जो समुद्र की लहरें हैं वो यहाँ पर ना आके क्या करेंगे, समुद्र की लहरें अब यहाँ तक ना आके क्या करेंगे, यहाँ पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ खिसक जाएंगे। और इसी इसी इसके सहारे क्या करते हैं, हम पहचान सकते हैं। जब इसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो लोग क्या कर देते हैं, एक प्रकार से सायरन बजाते हैं, उस चीज़ को लोगों को सूचित करते हैं कि सुनामी आ रही है, आप तटों से क्या हो जाए, दूर चले जाए। और इसके एक बचने का रीज़न यही है कि आप क्या करें, डीप ओशियन में ना जाए, या कहीं सागर के तट से ज़्यादा दूर ना जाए कि जब सुनामी आए तो आप भाग भी ना पाए, ठीक है। तो कोशिश यही की जाती है कि डीप ओशियन में लोगों को ना जाने दें, और इस तरह के ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं कि जो सुनामी को पहचान सके जल्दी आसानी से, या कोई भूकंप यंत्र लगाए जाते हैं, अगर कहीं आसपास में भूकंप आया है तो उससे सुनामी आना स्वाभाविक है, या कहें कंपलसरी ही सुनामी आएगी। तो इसकी लहरें क्या होंगी, ऐसे उठती चली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लहरें क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हाइट पे होते होते जब तट पे पहुँचेंगे क्या हो जाएंगे, बहुत हाइट की हो जाएंगे। तो ये सुनामी ऐसे बनती है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो आप देख ही लिए होंगे, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, या कहें प्रायद्वीपीय भारत हो गया, मध्य का भारत हो गया, उत्तर का भारत हो गया, द्वीपीय भारत, द्वीप क्षेत्र हो गए भारत के। ये सब क्या है, भारत के विभाजन है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम जैसे सीमा के साथ याद करना है कि उनकी कितनी लंबी सीमा है, उसके हिसाब से 55 आपको बताया ना, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है चीज़ों को याद करने के, 55, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल और एमबीए, क्योंकि बचपन में हम एमबीए करने का सोचते हैं कि बिजनेसमैन बनेंगे, जब बड़े होते हैं तो पता चल जाता है कि कितनी क्षमता है अपनी। ये हो गया म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया। तो आप ये चीज़ याद करिएगा, बी में कंफ्यूजन ना होने के लिए आप ये पहले याद कर लीजिए कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है। और भूटान देखने वो सॉरी बांग्लादेश के साथ लगती है, और भूटान को जब आप देखेंगे तो छोटा सा लगता ही है, रसगुल्ले के समान है। और कितनी साइज होगी, कितना इसकी बाउंड्री लगेगी, ठीक है, इसकी बहुत थोड़ी ही सीमा लगती है। भूटान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ये क्या हो गया, हमारा अफगानिस्तान हो गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा किन 7 देशों से लगती है, और उनकी लंबाई के हिसाब से 55 एमबीए से याद कर सकते। कौन सी 2 प्रमुख नदियां भारत के अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। या कहें पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। कुछ केरला की भी नदियां हैं, ठीक है, उनको भी बताएंगे, ठीक है, जैसे पेरियार हो जाती है, ठीक है। तो वो सब जब हम और भी डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे इंडिया के बारे में तब पढ़ेंगे नदियों के बारे में, ठीक है। भारत गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन 2 राज्यों की राजधानियां एक ही है, ठीक है, किन 2 राज्यों की राजधानियां एक ही है। जैसे पांडिचेरी वो सॉरी चंडीगढ़ हो जाती है, ठीक है, तो वो 2 राज्यों की एक ही है। तो 28 राज्य हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, यहाँ पर उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, लोगों के बीच कनेक्टिविटी या कहें मैदानी भूमि होने के कारण परिवहन की सुविधाएं आसान है, यहाँ पर विकास या कहें संसाधन की सुविधाएं, जल संसाधन है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए लोगों के बीच क्या है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा निवास करते हैं।
लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो आपको ये बताए ही होंगे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिप होते हैं, जो प्लैंकटन्स होते हैं, वो जब डेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैल्शियम के फॉर्म में डिके हो जाते हैं, और वो एक के ऊपर एक डिके होते जाते हैं, और उन्हीं के ऊपर नए पॉलिप क्या करने लगते हैं, जो प्लैंकटन्स जन्म लेने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, एक प्रवाल का निर्माण करते हैं। और इस तरह जब लगातार कई वर्षों तक होता है तो वो क्या होते हैं, समुद्री सतह से कहा जाता है, समुद्री जो सरफेस होती है, ऊपरी लहर, पानी की सतह होती है, उससे ऊपर आ जाते हैं और ये द्वीप का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जन संधि किसके किसके बीच है, भारत श्रीलंका या मालदीव के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, अरब सागर में है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है, क्योंकि इसको बताया था कि ये प्राचीन काल में कभी बनी होगी, बहुत वर्षों पहले। ये बनी भी तो कब थी, प्री कैम्ब्रियन समय में बनी थी, प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी थी। उस समय पे क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। ये भी क्या वलित पर्वत है, लेकिन ये समय के साथ इनमें क्या हुआ, अपर्दन हुआ, और ये क्या हो गया, अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में आज के समय पर अवस्थित है। ठीक है, खाली स्थान बनने भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय नाम से जाना जाता है, या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का, भारत का बड़ा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पड़ता है, फिर सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, नर्मदा नदी देश सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, किस सागर में, अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये क्या करती है, पूर्व पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी नदियां, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती हैं, बाकी सभी नदियां क्या करती हैं, पूर्वी की तरफ बहती हैं, जैसे गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या करती हैं, पूर्वी की तरफ बहती है। ठीक है, देश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या करती है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है, उसका नाम भी बताए थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा मिजोरम सीक्वेंस में याद करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये क्या करती है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है। भारत कर्क रेखा के उत्तरी भाग को उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग को क्या करती है, उष्ण कटिबंध में बांटती है। अगर सामूहिक रूप से भारत को देखा जाए तो यह कैसी जलवायु वाला क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु वाला भारत क्षेत्र है। ठीक है, भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारत, चलिए ये आपको ग्रह कार्य है। ठीक है, भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत का मानचित्र बनाना है आपको, और उसमें ये सब चीजें क्या करनी है, आपको डिक्टेट करनी है, वहां पर रिप्रेजेंट करनी है। भारत का मानक याम उत्तर क्या है, 82.5 डिग्री। जिस राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य का मानक याम उत्तर लिखिए, उसका अक्षांश देशांतर लिखिए, और साथ ही साथ ये भी लिखने का प्रयास कीजिए कि मानक याम उत्तर के पूर्व में है या पश्चिम में, कितने डिग्री पूर्व में है या कितने डिग्री पश्चिम में है, ये भी लिखिए। ठीक है, आपका जो आप जिस राज्य में रहते हैं उसके जब आप देशांतर लिखेंगे तो मानक यामोत्तर से उसको आप घटा या बढ़ा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने, घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने देशांतर की दूरी है, और उसके हिसाब से आपको दूरी या समय भी पता चल जाएगा कितना समय का अंतर है मानक यामोत्तर से। ठीक है, ये कुछ कार्य होते हैं, ये टेक्निकल वर्क होते हैं, ये कहें थोड़ा सा अपने दिमाग को और ज्यादा वर्किंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको ये भी काम करना है कि अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में आपको क्या करना है, इनके 2-4 द्वीपों के नाम याद कर लेना, जैसे मिनिकॉय हो गया, ठीक है, अंडमान, ग्रेट निकोबार, स्मॉल निकोबार, लिटिल अंडमान, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ये सब चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ों को ये भी याद करिएगा। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है और किन किन द्वीपों को अलग करती है, मालदीव और किसको, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, 8 डिग्री चैनल अलग करती है मिनिकॉय को और मालदीव को, और जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है, मिनिकॉय को और
लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को दर्शाना है और साथ ही साथ इसकी विशेषता लिखनी है। और एक साथ और ये प्रयास करिएगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि पूर्वी घाट में कौन कौन सी नदियां वहां से बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं, साथ ही साथ पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां बहती हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती। ठीक है, ये सब चीजें आपको वर्क करना है। ठीक है, ये सभी चीजें आप होमवर्क समझ लीजिए, जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, वही होमवर्क समझ लें। ठीक है, आपको बस यही प्रयास करना है कि जितने चैप्टर हम पढ़ गए हैं थ्रू आउट उनको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो बेटर कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब जो चैप्टर शुरू होंगे, अभी तक भी जो चैप्टर थे वो कनेक्टिविटी वाले चैप्टर थे। आपको सभी चीज़ों को एक स्थल रूप से इकोनॉमी को, स्थल रूप से पॉलिटी को या प्रशासन को जोड़ने का प्रयास करना है, स्थल रूप से हमें अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करने के, स्थल रूप से लोग कैसे परिवर्तित या अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अनुकूलित करते हैं, उन सब चीज़ों को जैसे हम कनेक्ट कर रहे थे। अब आगे जो चैप्टर आएंगे या कहें हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनेंगी या कोई नीतियाँ बनाता है तो वो क्या करते हैं, स्थान विशेष बनाता है। ऐसा नहीं कि वन शूज फिट फॉर ऑल वाले पॉलिसी नहीं अपनाती कि एक ही जूता सबको पहना दिया जाए। छोटा है तो उसको भी 10 नंबर का जूता पहना दिया और जो बड़ा है तो उसको 10 नंबर का जूता पहना दिया। तो हमें क्या करना पड़ता है, सभी के नंबर के जूते का हिसाब से क्या करना पड़ता है, जूता खरीदना पड़ता है, पहनना पड़ता है। या कहें कि हमने कोई एक स्थान की पॉलिसी को क्या किया दूसरी जगह अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी या कहें और भी प्रतिकूल प्रभाव डाल दे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्थान विशेष को समझना जरूरी है। वहाँ की जियोग्राफी को समझेंगे, वहाँ के लोगों को समझेंगे, वहाँ के लोगों की परंपराओं को समझेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक अच्छी क्या कर पाएंगे, पॉलिसी को बना पाएंगे और उसको अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे या उसको वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लागू कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जियोग्राफी समझे, वहाँ के लोगों को समझे, वहाँ के लोगों की परंपराओं को समझे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि ज्योग्राफी को समग्रता से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आप भी कोशिश करिए कि सभी चैप्टरों को जरूर से जरूर रिवाइज करें और बेसिकली अक्षांश देशांतर वाला, ठीक है, और जैसे मानचित्र वाला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, स्थल रूप वाला मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये रिवाइज करना है। आज जो था एक प्रकार से मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया था। अगर उसको देखा जाए बृहद रूप से, अगर देखें एक कॉन्क्लूड करें तो भारत की जो स्थल रूप है उसको समझने का ही प्रयास किया गया था। और हमने देखा कि भारत के स्थल रूप कैसे हैं, काफ़ी विविधतापूर्ण है और लोग भी विविधतापूर्ण है, जलवायु भी विविधतापूर्ण है। तो यह कहें भारत ही एक का एक इसी कारण क्या करते हैं, भारत को एक उप महाद्वीप के रूप में देखते हैं। चलिए आप इस चैप्टर को यहीं पर कॉन्क्लूड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।